हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने इस टेस्ट सीरीज वाले सॉल्यूशन के पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 22 तक क्वेश्चन नंबर को एनालाइज किया, उनके सॉल्यूशंस बनाए। अब इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से 24 तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, जिन लोगों को प्रॉब्लम्स देखने में दिक्कत हो रही है, इस वीडियो के साथ ही मैंने इसकी पीडीएफ शेयर कर दी है, तो वहां से प्रॉब्लम्स डाउनलोड करके देख लें और प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना लें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इस पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 को बच्चा लोग हम लोग देखते हैं। ये एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर बेस्ड है। करें एक मेटल है, उसको किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट से इरिटेट किया गया है। उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है 1.2 eV है। इसकी लाइट की फ्रीक्वेंसी को 50% में बढ़ा दिया गया है, तो नई जो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो 3.6 eV हो जाएगी। करें वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बताइए, फाई कैलकुलेट करना है हमें। तो फाई कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाना है। मान लेते हैं इनिशियल फ्रीक्वेंसी कुछ ले लीजिए, क्योंकि इनिशियल फ्रीक्वेंसी को ही बढ़ाया गया है। इनिशियल फ्रीक्वेंसी हम ले लेते हैं न्यू में। तो बताइए फाइनल कितनी है, इससे 50% बढ़ गई है। याद रखिएगा 50% नहीं हुई, 2 नहीं है, बाई है। तो बाई 50% मतलब न्यू में 50% मतलब न्यू बाई 2 ऐड कर दीजिए, 3 न्यू बाई 2 होगी। तो अगर हम इक्वेशन लिखने जाए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी माइनस एच इक्वल्स टू एच न्यू माइनस 5। दिस इज इक्वेशन 1 डाल दीजिए। अब अगर हम पहली बार काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं तो 1.2 eV है। यहाँ पर एच न्यू को एच न्यू ही रहने दीजिए, 5 को 5 कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। फिर जब न्यू को 3 न्यू बाई 2 कर दिया गया है, तो हमारा नया जो वर्क फंक्शन है वो 3.6 eV है। और यहाँ लिख दीजिए h इंटू 3/2 माइनस 5, इक्वेशन नंबर 3। अब पहले और दूसरे और तीसरे को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, 5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि एलिमिनेशन कीजिए। तो एलिमिनेशन के लिए जो दूसरा इक्वेशन है उसको 3/2 से आप मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। जब 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा 1.8 eV। यहाँ हो जाएगा 3h न्यू बाई 2 जस्ट लाइक अ सेकंड वन। यहाँ हो जाएगा 3/2 ऑफ 5, इधर हो जाएगा 3.6, और यहाँ हो जाएगा 3h न्यू बाई 2, और यहाँ हो जाएगा केवल 5। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ये टर्म खत्म, ये दोनों सब्सट्रैक्ट होके आ गए। तो फाइनली सब्सट्रैक्शन के बाद जैसे ही आप सब्सट्रैक्ट करते हैं वैसे रिजल्ट आया हमारा कितना, -1.8। एच न्यू वाला टर्म ही खत्म। 3 -3/2 ऑफ 5 माइनस माइनस ऑफ 5, सिंप्लीफाई करिए, माइनस माइनस प्लस, जिसे ना समझ में आ रहा हो वो इस तरह से सब्सट्रैक्ट करके फाइनल कंक्लूजन लिख सकता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आएगा -5/2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, एंड 5 की वैल्यू 3.6 eV। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। वर्क फंक्शन निकाला, एलिमिनेशन इसमें किया जाएगा दोनों इक्वेशनों को बनाकर। क्वेश्चन नंबर 24 को अगर हम लोग देखें तो वो क्या कह रहा है, इस पर देखते हैं। एटम का क्वेश्चन है, कह रहे हैं रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम चेंज फ्रॉम 2.12 एंगस्ट्रॉम टू 4.77 एंगस्ट्रॉम। द हाइड्रोजन एटम हैज। अच्छा, कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन ने अपनी रेडियस को चेंज किया गया। तो रेडियस को चेंज किया होगा तो एब्जॉर्ब जरूर किया होगा उसने कुछ, क्योंकि उसकी रेडियस बढ़ रही है, बढ़ रही है मतलब एनर्जी बढ़ रही है। तो इमिटेड वाले ऑप्शंस गड़बड़ हो गए, तो इनको खत्म कर दीजिए। अब बचते हैं एब्जॉर्ब, कौन सा फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया, 1.51 eV का या 1.89 eV का। तो अगर ऐसा निकालना है तो इन दोनों ऑर्बिट्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है बस उसे हमें देखना है। तो पहले ये बात पता करिए ऑर्बिट है कौन कौन सा। तो ये 2.12 4.77 हमें रैंडम नंबर लग सकते हैं, लेकिन हम रेडियस का फॉर्मूला जानते हैं। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर ऑफ आर नॉट। आर नॉट हमारा बोर रेडियस है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पहली जो रेडियस है वो हमारी कितनी है, पहली रेडियस है 2.12। तो 2.12 डिवाइड बाई 0.53 कर दें, इक्वल्स टू एन स्क्वायर करें, तो यहाँ पर आर नॉट याद रखिएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम है, जो कि बोर रेडियस होती है। तो एन स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ एन स्क्वायर 4 आ गया, मतलब एन की वैल्यू कितनी है जरा सोचिए। तो फिर दूसरे वाले इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो 4.77 डिवाइड बाई 0.53 कीजिए, इक्वल्स टू एन स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ एन स्क्वायर आ जाएगा 9। तो एन की वैल्यू देखिए कितनी हो गई, 3। तो अगर हमारा एन एक बार क्या आ गया, एन एक बार 2 आ गया, एन एक बार 3 आ गया, तो यानी कि हाइड्रोजन स्टेट के सेकंड एनर्जी स्टेट से वो थर्ड एनर्जी स्टेट में जंप कर रहा है। तो सेकंड एनर्जी स्टेट की एनर्जी आपको पता है -3.4 eV, और थर्ड एनर्जी स्टेट की आपको एनर्जी पता होगी, तो आ जाएगा -1.51 eV। दोनों को सब्सट्रैक्ट कीजिए, डेल्टा ही निकालिए, तो आ जाएगा 1.89 eV। तो इस तरह से हमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कि इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो सेकंड स्टेट से थर्ड स्टेट में गया है। पहले रेडियस निकालिए, एनर्जी डिफरेंस देखिए, आंसर निकालिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड बी, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। कह रहे हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसके साथ कितनी एसोसिएट कर रही है आपको निकालना है। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन है कहीं घूम रहा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ पहला अप्रोच क्या होगा, h/mv। अब जब घूम रहा है इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमें पता है कि वहां फॉर्मूला लगा सकते हैं, r बराबर
mv बाई qb। अब q इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो e रख सकते हैं वहां पर, तो mv की वैल्यू यहाँ पर आ गई EBr, यहाँ रिप्लेस करें जिससे हमें लैम्डा मिलेगा क्या, H/EBr। और ऑप्शन कौन सा सही बनता है जरा सोचिए, थर्ड ऑप्शन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं आप, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियाई का क्वेश्चन बन जाता है, कह रहे हैं हाउ मच न्यूक्लियर यूरेनियम 235 इज टू फिजन टू प्रोड्यूस 1 किलो जूल एनर्जी, लेट ईच फिजन प्रोड्यूसेस 200 MeV एनर्जी। कह रहे हैं कितनी न्यूक्लियाई की हमें जरूरत हो जिसके फिजन से हम 1 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, जबकि एक फिजन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरेट होता है। कैपिटल एम का मतलब मेगा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा सोचिए। हमें वो कह रहा है कि एक फिजन मतलब एक यूरेनियम 235 टूटे तो जो प्रोडक्ट बनेंगे, मान लेते हैं x + y, वैसे बेरियम और क्रिप्टन बनेगा, लेकिन 200 MeV एनर्जी रिलीज होगी एक फिजन से। तो कह रहे हैं कितने फिजन चाहिए, हाउ मच ऑफ फिजन टू प्रोड्यूस 1 किलो जूल, है ना। कह रहे हैं कितने फिजन हो जिससे 1 किलो जूल एनर्जी निकले। तो लेट मान लेते हैं n फिजन्स आर रिक्वायर्ड, n फिजन्स आर रिक्वायर्ड। अगर n फिजन चाहिए होंगे तो आप क्या करिए जरा देखिए, n एक से कितना गुजरा है 200 मेगा, मेगा मतलब 10⁻⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻19 इज इक्वल्स टू कितनी एनर्जी चाहिए, 1 किलो जूल, यानी कि 10⁻³ ऑफ जूल। n की वैल्यू आ गई जरा सोचिए कितनी, 10⁻³ इसको सब कुछ सिंप्लीफाई कर लें, 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13, सिंप्लीफाई करें भाई इसको, पावर्स को एक साथ कर दें, बाकी सब एक साथ रहने दें। देखिए 10⁻³ हो गया, 2 हो गया, 1.6 हो गया, इंटू 10⁻, यहाँ 2 है, यहाँ पर -11 कर दीजिए। देखिए कितना बचा, 1 डिवाइड बाई 3.2 और 11 ऊपर चला गया 14। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आंसर जो हमारा आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 3.2 है तो 0.33 के आसपास कुछ बन जाएगा। 10⁻14 कर दीजिए तो 3.3 इंटू 10⁻13 कर दें, इतने फिजन्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इसके जो नियरेस्ट आंसर है वो हमारा कौन सा है, सेकंड है, क्योंकि इस फैक्टर में तो कुछ करना ही नहीं, बस पावर्स चेक करनी थी, बाकी सारे आंसर तो 3.1 के आसपास ही होंगे। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम आती है कि व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ यूरेनियम। देखिए लगातार दो न्यूक्लियाई की प्रॉब्लम आ गई है। What is the power output of uranium 235-92 reactor if it is taken 30 days to use up 2 kg of fuel and if each fission gives 185 MeV of usable energy। अब ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कैलकुलेटिव होने वाला है। कह रहे हैं कितने फिजन रिक्वायर्ड, हमें कितने फिजन रिक्वायर्ड हैं जो क्या कर सकें कि रिएक्टर 30 दिनों में यूज करे 2 kg फ्यूल में, और हमें क्या पावर आउटकम होगी इस एनर्जी के साथ में, जबकि एक फिजन कह रहा है 185। इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इस प्रॉब्लम में कह रहे हैं कि व्हाट इज द पावर आउटपुट, कितना पावर आउटपुट होगा किसी रिएक्टर से जहां पर क्या कह रहे हैं 30 दिनों में वो यूज कर ले रहा है कितना, 2 kg फ्यूल, मतलब यूरेनियम 2 kg यूज कर रहा है और हर एक फिजन 185 MeV एनर्जी दे रहा है। तो कुल कितना पावर जनरेट होगा, वो भी 30 दिन में। तो 30 दिन का मतलब क्या है याद रखिएगा, 30 डेज मतलब 30 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24, तो देखा जाए तो 30 इंटू 86,400, वो एक दिन में, सेकंड को आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इतने टाइम में ये 2 kg फ्यूल बर्न हो रहा है। तो टाइम हमें दिया है, टोटल एनर्जी निकाला है, तो पावर आउटपुट निकाला है। तो अब जरा देखते हैं, कह रहे हैं एक यूरेनियम फिजन होगा इनके हिसाब से तो कितनी एनर्जी हमें मिलेगी, 185 MeV। और 2 kg फ्यूल से कितने फिजन होंगे पहले ये निकालते हैं, फिर टोटल एनर्जी निकालते हैं, फिर इस टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें पावर मिल जाएगी। पावर निकालने के लिए आपको क्या लिखना होगा, टोटल एनर्जी बाई टाइम। टाइम तो मिल गया है, टोटल एनर्जी निकालनी है। जरा देखिए टोटल एनर्जी हम कैसे निकालें, पहले 2 kg में देखते हैं कि कितने यूरेनियम न्यूक्लियाई होंगे जिससे फिजनेबल जो अमाउंट होगा वो हमें मिल जाएगा, और फिर हम पर फिजन एनर्जी जानते ही हैं तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो जरा देखते हैं टोटल न्यूक्लियाइज, बस यही निकालना ही है। तो टोटल न्यूक्लियाई क्या है याद रखिएगा, टोटल न्यूक्लियाई है हमारे, देखिए 235 ग्राम यूरेनियम का एटॉमिक मास है, तो 235 ग्राम में Na एटम्स मौजूद होंगे। तो 1 ग्राम में कितने एटम मौजूद होंगे, Na/235 मोल कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो 1000 ग्राम 2000 ग्राम सॉरी 2000 ग्राम में कितने एटम्स मौजूद होंगे, 2000 ग्राम्स में यूनिटरी मेथड लगाया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया, Na/235 इंटू 2000। तो इस तरह से टोटल फिजनेबल न्यूक्लियाइज हमें मिल गए। अभी फिजनेबल न्यूक्लियाई मिल गए हैं तो टोटल एनर्जी जो इमिट करेगी, टोटल एनर्जी इमिटेड, तो क्या क्या रहेगा जरा सोचिए। आवाकाद्रो नंबर 6.022 10⁻23, 2000 मतलब 2 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाई 235, इसको 2.35 इंटू 10⁻2 रख दें। ऐसे लिखने से क्या रहता है ना, थोड़ा सा पावर सिंप्लीफाई होते रहते हैं।
अब कह रहे हैं कि इसमें ये इतने न्यूक्लियाइज है और एक से 185 मेगा 10 टू द पावर 6 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 ये टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अगर इस एनर्जी को इस टाइम से डिवाइड करें तो रिजल्ट आ जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे लेकिन फिर भी फाइनल सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं हम। 6.022 इंटू 2 1.85 कर लें, 1.6 कर दें, पावर एक साथ रखिएगा। देखिए यहाँ 23 है, 23 के बाद हम लगा सकते हैं 23 प्लस 3, इसकी पावर जो जोड़ी है +2, ये +6 हो गया, -19 हो गया और डिवाइड बाई 2.35 इंटू 10 टू द पावर 2 हो गया। इसी में टाइम भी लिख दें पावर के लिए, सीधा सीधा पावर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा याद रखिएगा 30 डेज 30 इंटू 86,400। सिंप्लीफाई करेंगे तो लगभग वो जो पहला ऑप्शन है वो मैच कर जा रहा था 59 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट। याद रखिएगा इन्होंने ऑप्शन में थोड़ा सा घुमाया है। ऑप्शन में क्या घुमाने की कोशिश की गई है, ऑप्शन में यहाँ पर मेगा कहा गया है और मेगा जो है वो कैपिटल एम से है, इसलिए पहला ऑप्शन लगता है कि ये गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ 10 टू द पावर 6 की पावर सोल्यूशन बनाने पर आ जाएगी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, पहला ऑप्शन आएगा। कमेंट में बता दीजिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, एक लॉजिक गेट का प्रॉब्लम है, आसान सा प्रॉब्लम है। हम इसको भी बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें दो अप्रोच ले सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे बुलियन से करते हैं, कुछ बच्चे कह रहे थे कि टेबल बना के करते हैं। इसमें टेबल वाला अप्रोच ज्यादा आसान है, ठीक है। बुलियन भी से भी लगा लेंगे, दोनों हम लिख देंगे यहाँ पर, दोनों मेथड यूज कर लेंगे। तो अगर हम पहले टेबल से सॉल्व करने जाएं तो यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ 1 चला जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 0 गया तो नैंड गेट है, इसका आउटपुट 1 आ जाएगा, 1 1 का आउटपुट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए 0 0 पर 0 0 0 पर 1, ऑप्शन थर्ड उड़ गया, 0 0 पर 1 फोर्थ उड़ गया, दो ऑप्शन तो एक ही झटके में एलिमिनेट हो गए। अगर ये दूसरा ऑप्शन मैच कर ले तो वहां से आंसर आ जाएगा। तो दूसरे ऑप्शन में यहाँ 0 रख दिया हमने, एक जगह 0 रखा, एक जगह 1 रखा, तो यहाँ 0 जाने से फिर 1 आ गया, यहाँ 0 1 जाने से नैंड गेट है 1 आया, 1 1 पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 0 1 पे 0 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। इस तरह से बड़ी आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा बुलियन और या ट्रुथ टेबल दोनों को साथ साथ लेके चलना है। मान लो किसी ने कहा हमें बुलियन से जाना है तो बुलियन से भी चले चलते हैं। आप क्या कीजिए, आप इसमें ए बी ले लीजिए, यहां से गया ए बार, यहाँ आया कितना ए और बी, तो ये नैंड गेट है, जरा देखिए नैंड गेट का आउटकम हो जाएगा ए डॉट बी बार। यहाँ से पास आउट करेंगे तो क्या लिखेंगे ए बार प्लस ए डॉट बी का बार ओवरऑल बार। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे ए बार बार डॉट ए डॉट बी का ओवरऑल बार, बार स्प्लिट होगा तो यहाँ पर जो सिग्नल है वो इन्वर्स हो जाएगा, जिसे क्या लिखेंगे ए डॉट ए बी। अब जरा देखिए ए हो जाएगा तो ये ए बी हो गया, कौन सा गेट हुआ जरा देखिए, एक गेट हुआ हमारा एंड गेट, और एंड गेट का आउटकम यही लिखा है 0 0 0 1 1 0 1 1 पे 1। तो इस तरह से आप बुलियन से करना चाहें ट्रुथ टेबल से, मेरा वोट जाता है इसमें कि आप इसको ट्रुथ टेबल से करें, आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इस क्वेश्चन को मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को बहुत ट्रिक किया गया है इस क्वेश्चन में, पोटेंशियल एनर्जी कह दिया गया है और बच्चे वर्क एनर्जी पावर में बहुत कंफ्यूज हुए हैं। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो पोटेंशियल एनर्जी दी है, कह रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। तो पहले मन में आता है कि उन्हें डिफरेंशिएशन में प्रिसिजन करें, क्योंकि बता के रखा गया है कि जहां मैक्सिमम मिनिमम की बात हो वहां मोस्टली किसके लिए जाते हैं, वहां मोस्टली हम डिफरेंशिएशन के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात फंस रही है कि हम डिफरेंशिएशन करके u का मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं, x के लिए क्या करें। तो हम क्या करते हैं, पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं। कह रहे हैं कि कहां तक x जा सकता है, ऐसा सवाल पूछा गया है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले फोर्स निकालते हैं। जब हम फोर्स निकालने जाएंगे तो माइनस डी यू बाई डी एक्स रखेंगे। जैसे हमने फोर्स निकाल के माइनस डी यू बाई डी एक्स रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 माइनस 20x प्लस 5x स्क्वायर किया, तो सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और इसका लिख रहे हैं। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 10x हो जाएगा। अब चाहे तो 10 कॉमन ले लें, तो माइनस 10 कॉमन लेने पर ये x माइनस 2 हो गया। अब इस फोर्स को देखिए, गौर से देखिए, आपको कुछ ये ट्रिगर कर रहा है। अगर आपको ये ट्रिगर नहीं कर रहा है तो आपको सिस्टम दोबारा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। ये ट्रिगर कर रहा है कि रीस्टोरिंग टाइप का फोर्स है जिसमें x माइनस 2। तो मैंने एक शिफ्टेड सिस्टम के बारे में आपको बताया था कि जब कभी x माइनस करके कोई सिस्टम का इक्वेशन बन रहा हो तो समझ लीजिएगा कि वहां पर पोजीशन शिफ्ट हुई, मतलब जो पार्टिकल है वो ओरिजिन के अबाउट नहीं, किसी इस पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, याद रखिएगा, वो सिस्टम कर रहा है। तो ये x माइनस 2 मतलब ये 2 पर 2 पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा होगा, सिस्टम कर रहा होगा। तो अगर हम सॉल्व करने जाएं तो इसको कैसे बनाएंगे कि ये पार्टिकल यहां पर है, मतलब x बराबर क्या है, याद रखिएगा 2 के अबाउट ये सिस्टम कर रहा है। अच्छा, मोशन ये कहां शुरू कर रहे हैं, -3 से, तो -3 हमारा इनिशियल पॉइंट है। तो याद रखिएगा ये -3 हो गया, मान लो यहाँ पर ये -3 है, इधर की तरफ ये 2 हो गया है। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा मीन पोजीशन है। तो इस मीन पोजीशन के अबाउट ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सिस्टम परफॉर्म
कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए कितनी हो गई है, 5। तो अगर 5 दूरी इधर है तो मीन पोजीशन के उधर भी वो 5 जाएगा, तो यहाँ से भी ये 5 चला गया, तो यानी कि दूसरी तरफ एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पर बनी जाके, तो ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो बताइए वो ओरिजिन से अधिकतम कितनी दूरी तक जा सकता है, 7 मीटर तक, क्योंकि यहाँ पर ये जो मोशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है, 7 मीटर के आगे जा ही नहीं सकता, ये फोर्स उसे अलाउ ही नहीं करेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, उसका जो मैक्सिमम पोजीशन होगा वो क्या है, 7 मीटर हो जाएगा। ये लग हमें वर्क एनर्जी पावर की रही है, लेकिन ये है किसकी, एसएचएम को रिलेट कर किया गया है इस प्रॉब्लम में। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को जरा हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं दो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, ए और बी सेम मटेरियल की है, लेकिन लेंथ उनकी 12 और 3L है, रेडियस 3R और 2R है, और वो क्या किया गया है, उन्हें कह रहे हैं कि सेम टेंशन से स्ट्रेच किया गया है। ए वाइब्रेट कर रही है फंडामेंटल मोड में और बी वाइब्रेट कर रही है सेकंड ओवरटोन में, तो उनकी फ्रीक्वेंसीज का रेशियो बताइए। प्रॉब्लम आसान है लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान देने वाला है। जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोग एक लिखते हैं, F बराबर n/12 रूट ओवर T बाई म्यू। म्यू जहां मास पर यूनिट लेंथ होता है, अब मास पर यूनिट लेंथ को लिख सकते हो एरिया इंटू डेंसिटी, एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सिलेंड्रिकल वायर होगा तो आर बाहर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हम दोबारा लिख लेते हैं, रीड्रॉ लिख लेते हैं एक तरह से, एल इंटू आर, आर उसका रेडियस है, और यहाँ लिख लो टी बाई रो इंटू पाई, पाई आर स्क्वायर वाले को सिंप्लीफाई कर दिया गया ताकि फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन बना सके। तो फ्रीक्वेंसी F1 बाई F2, तो N1 बाई N2 डायरेक्ट रिलेशन है, L1 और R1 उल्टे उल्टे हैं, तो यहाँ लिख देंगे L2 बाई L1 और यहाँ लिख देंगे R2 बाई R1, सबकी वैल्यूज रख दीजिए। तो पहला वाला फंडामेंटल मोड में है 1, दूसरा वाला सेकंड ओवरटोन में है, सेकंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। L2 दूसरे वाले की लेंथ ले लीजिए 3L, पहले वाले की लेंथ 2L, दूसरे वाले का रेडियस 2R, पहले वाले का रेडियस 3R, तो सब कुछ सॉर्ट आउट है, R R L L 3 3 2 2, तो कितना आया 1/3। तो फ्रीक्वेंसीज का रेशियो कितना है जरा सोचिए, 1/3, यानी कि ऑप्शन सेकंड वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक आसान प्रॉब्लम से दिख रही है, खाली वो आर रेडियस ऑफ वायर का इसमें देखना है आपको, बस और कुछ देखने की जरूरत नहीं। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। चलो, कह रहे हैं कि एक आइडियल डायटोमिक गैस है जिसको हीट किया गया है कांस्टेंट वॉल्यूम से, जब इसका प्रेशर 2 गुना हो जाता है। फिर इसको प्रोसेस हीट किया गया है जब कांस्टेंट प्रेशर से इसका वॉल्यूम 2 गुना हो जाता है। कह रहे हैं कि इसका एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी निकालिए इस प्रोसेस के लिए। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए अगर आपको एवरेज एनर्जी निकालनी है तो हमें डेल्टा क्यू टोटल लिखना होगा, डेल्टा क्यू टोटल की जगह एनसी एवरेज लिखना होगा और डेल्टा टी लिखना होगा। डेल्टा टी मतलब इनिशियल से फाइनल, जो शुरुआत में इनिशियल था वहां से फाइनल तक जाना है। तो प्रॉब्लम आसान बन जा रही है, खाली थोड़ा सा ध्यान देना है, बस हमें थोड़ा सा 2 स्टेप्स में प्रॉब्लम को करना है, पहले प्रोसेस के लिए फिर दूसरे प्रोसेस के लिए। तो मान लेते हैं पहले कुछ टेम्परेचर है टी इनिशियल, टी इनिशियल मतलब बिल्कुल शुरुआत वाला टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर। तो इनिशियल टेम्परेचर जब है और पहला प्रोसेस आपका क्या है, फर्स्ट प्रोसेस। तो फर्स्ट प्रोसेस के लिए सब कुछ निकालते चले। फर्स्ट प्रोसेस में कह रहा है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और P 2 गुना कर दिया गया तो टेम्परेचर भी 2 गुना हो जाएगा, तो T फाइनल जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ T इनिशियल होगा, क्योंकि प्रेशर को क्या किया गया है, डबल। अच्छा, प्रेशर को जब डबल किया जा रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया है, तो प्रेशर को डबल करके वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा क्यू भी इस प्रोसेस के लिए निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा NCV डेल्टा टी। अच्छा, ये बताइए गैस कौन सी है, डायटोमिक। डायटोमिक गैस का CV होता है 5/2 ऑफ R, हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2 R और डेल्टा टी, 2T इनिशियल से T इनिशियल घटाया गया, तो 2T इनिशियल माइनस T इनिशियल कर दिया गया, तो सॉल्व करके आया N 5/2 ऑफ R, और ये बस T इनिशियल हुआ। दूसरे प्रोसेस के लिए सॉल्व करते हैं, डेल्टा 2, इस इक्वेशन को पहले बना लें, इसकी सबसे आखिर में जरूरत पड़ने वाली। तो दूसरे प्रोसेस में, सेकंड प्रोसेस में देखिए हमें क्या कह रहा है कि अब वॉल्यूम 2 गुना किया गया है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और V को डबल किया गया है। अच्छा, V डबल किया गया है तो जो मतलब इस एंड पर जो टेम्परेचर आया है इससे आगे प्रोसेस बढ़ा जा रहा है, तो इसको वो 2 गुना कर देगा। फिर T एग्जैक्ट फाइनल क्या हो जाएगा बताइए, 2 टाइम्स ऑफ T फाइनल फर्स्ट वाले का ना, तो सॉल्व करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ T इनिशियल हो गया। तो अब चला देखिए, हमें फाइनल टेम्परेचर 40 इनिशियल है और इनिशियल टेम्परेचर तो T इनिशियल था ही, तो अब जरा सोचिए डेल्टा T इस पूरे प्रोसेस में, मतलब पहले दूसरे दोनों प्रोसेस में जो टाइम टेम्परेचर में चेंज हुआ है वो 3T इनिशियल है। तो इस तरह से हमें टेम्परेचर में चेंजमेंट आ गया, टोटल हीट भी हमें मिल जाएगी। टोटल हीट निकालिए जरा, कैसे निकालेंगे आप, टोटल हीट में Q1 और Q2 जोड़ दीजिएगा, दोनों प्रोसेस की हीट हमने निकाल के रखी है। जरा देखिए दूसरे प्रोसेस की भी हीट निकाल लेते हैं, दूसरे प्रोसेस की हीट मानी निकली है, तो डेल्टा Q निकालते हैं, सीधा सीधा आंसर आएगा N 5/2 ऑफ R, और यहाँ T इनिशियल है। दूसरे प्रोसेस में कौन सी गैस है याद रखिएगा, वो एडियाबैटिक, वहां पर वो प्रोसेस हो रहा है आइसोबैरिक, जहां पर प्रेशर कांस्टेंट रख के वॉल्यूम को चेंज किया गया है, तो वहां NCP डेल्टा T लगाएंगे। तो NCP कितना हो जाएगा, डायटोमिक गैस है 7/2 ऑफ R डेल्टा T, तो पहले 2 इनिशियल था, फिर 4 टाइम्स ऑफ 2 इनिशियल हो गया, तो यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2T इनिशियल। इस पूरे को सॉल्व कीजिए भाई, कितना आता है, NR और T कॉमन ले लीजिए, NRT इनिशियल कॉमन हो गया, नीचे से हो तो 2 भी कॉमन ले लो, यहाँ पर सॉल्व करके बचेगा 5 और ये 14, कुल आ गया
19, तो 19 nr t नॉट बाई 2। अब ये डेल्टा क्यू आ गया। अब एवरेज निकालने के लिए आपको सिंपल सा है, पहले वाले के बराबर कर दें। तो पहले वाले के बराबर करेंगे तो पहला वाला कह ही रहा है सी एवरेज डेल्टा टी, डेल्टा टी टी इनिशियल यहाँ पर निकाला गया, यहाँ पर रख दीजिए 19 nr टी इनिशियल डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, n से n उड़ा दीजिए, टी इनिशियल से टी इनिशियल उड़ा दीजिए। अब यहाँ 2 बचता है और ये 3 है, तो सी वी एवरेज की वैल्यू कितनी होगी 19/6 ऑफ आर। तो ऑप्शन हमारा इस बिहार पे कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड वाला। थर्मो का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सोचने वाला है, दो प्रोसेस को सोचना है, एनर्जी को सोचना है। सी क्यू एवरेज वाला यहाँ पर बच्चों के लिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट हो सकता है, जहाँ पर हमें एवरेज एटॉमिसिटी पूछी जा रही है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस प्रॉब्लम पर। तो इस प्रॉब्लम को बच्चा लोग देखते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड है। करेक्ट सॉलिड कॉपर क्यूब है जिसका एच 1 सेंटीमीटर है, उसको किसी इवैक्यूएटेड इनक्लोजर में रखा गया है, उसका टेम्परेचर डाउनफॉल कर रहा है 100 to 99 डिग्री सेल्सियस इन 100 सेकंड। 100 सेकंड में 1 डिग्री सेल्सियस वो कूल डाउन हो रहा है। कोई दूसरा सॉलिड कॉपर जिसका सेम सरफेस नेचर है, उसको सिमिलर मेथड में लटकाया गया है। कह रहे इस क्यूब को 100 से 99 आने में कितना टाइम लगेगा। तो हम जानते हैं कि रेट ऑफ कूलिंग जो होता है, जिसे आप लिखते हैं रेट ऑफ कूलिंग, तो रेट ऑफ कूलिंग कैसे लिखा जाएगा बताइए, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, जो कि प्रोपोर्शनल होता है एरिया बाई मास के। याद रखिएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में इसको हम लोगों ने डीपली पढ़ा था कि डेल्टा क्यू थीटा बाई डेल्टा टी कैसे आता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरिया क्यूब है तो 6a स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया, यहाँ मास रखेंगे तो मास को तो लिया नहीं जा सकता है, ए क्यूब इंटू डेंसिटी लिया जा सकता है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फाइनल जो प्रोपोर्शनल आएगा वो 1/a आ जाएगा। ए जहाँ पर साइड है, ए क्या ली गई है क्यूब की साइड, सरफेस एरिया बाई मास के टर्मों में लिखा जाएगा। तो देखा जाए तो पहली बार कूलिंग में 1 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो रहा है जिसमें 100 सेकंड लग रहा है, दोबारा फिर 1 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप कर रहा है, टाइम कितना लग रहा है पता नहीं। तो उसमें साइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड है, तो पहली बार 1/1 है, दूसरी बार 1/2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 2 ऊपर चला गया 1 नीचे चला गया, और इधर T2 ऊपर चला गया 100 नीचे आ गया। तो T2 की वैल्यू देखिए कितनी हो गई 100 into 2 दैट इज 200 ऑफ सेकंड। इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि दूसरे वाले को ठंडा होने में क्या टाइम लगेगा, या देखिएगा ज्यादा टाइम लगेगा। इस प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो ये प्रॉब्लम थर्मल की प्रॉब्लम है, इसको हम लोगों ने कई सारे तरीकों से ट्राई किया है, लेकिन हम लोग इसमें हमेशा थर्मल में बाईपास करते हैं। हम कहते हैं कि इसको बस सॉल्व करें। अब कैसे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस। तो यहाँ पर याद रखिएगा एक दो रॉड्स लगी हुई हैं, दो एक तरह से वॉल्स लगी हुई है, और उनमें कह रहा है कि कंपोजिट स्लैब है जिसकी कंडक्टिविटी K2K दी हुई, थिकनेस x और 4h दी हुई, एरिया सेम है और T2 T1 का रिलेशन दिया गया। तो कह रहे कितना हीट ट्रांसफर होगा स्टेडी स्टेट में। तो हीट को हम करंट मान लेते हैं और जो ये लेंथ एन दिया है उससे रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले वाले का थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, पहले वाले का थर्मल रेजिस्टेंस है x/Ke, दूसरे वाले का थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो दूसरे वाले का जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो यहाँ 4x है, यहाँ देखिए 2x है, 2K है सॉरी, और यहाँ A है। देखा जाए 2 2 4, तो अगर इसे आप R अज्यूम कर लें तो R2 हमारा कितना हो गया, R2 हमारा 2R हो गया। इस बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर R की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो देखा जाए तो दोनों ही रेजिस्टेंसेस कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो इसमें करंट कितनी पास आउट करेगी, तो डेल्टा V बाय R इक्विवेलेंट कीजिए, हमें करंट मिल जाएगी। तो डेल्टा V देखिए कितना होगा, डेल्टा V हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस T2 - T1, R इक्विवेलेंट 3R हो गया, सीरीज में जुड़े हुए हैं, I इक्विवेलेंट हीट के बराबर है। तो हम सिंप्लीफाई करके H बराबर लिख देंगे T2 - T1, और ये 3R की वैल्यू क्या लिखेंगे, यही X और Ka ऊपर चला गया। तो जरा देखिए इस सारे इक्विवेलेंट में सब कुछ है, Ka है, X है, बस F नहीं है, तो 1/3 हो गया। याद रखिएगा मल्टीप्लाइड है। तो H बराबर यहाँ क्या हुआ 1/3 Ka T2 - T1 ऑन X। तो अगर सॉल्व करना चाहें तो आप सीधा बता सकते हैं कि जो वैल्यू लिखी गई है सीधा है हमारी F की वैल्यू 1/3। बड़ी आसानी से प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट से। हमेशा इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में ही जाइएगा। इसके बाद वाले प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो हमारे पास कह रहा है कि इस वाले प्रॉब्लम की बात करें तो एक वेक्टर की प्रॉब्लम है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को देखते हैं तो आसान सी है प्रॉब्लम। कह रहे हैं यहाँ पर एक वेक्टर ए ड्रॉ किया गया है, यहाँ वेक्टर सी ड्रॉ किया गया है, यहाँ वेक्टर बी ड्रॉ किया गया है, और ये लाइन पे वेक्टर क्या है बात पता नहीं, बस आर को मिड पॉइंट वो कह रहा है। तो मिड पॉइंट कहने से हमें थोड़ी आसानी हो जाती है कि अगर आप कोई इमेजिनरी वेक्टर यहाँ पर अज्यूम कर लें, ये वाला वेक्टर, तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल वेक्टर है। तो हम सॉल्व करना चाहें तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं। अगर हम लिखें तो लिखेंगे ए प्लस पी आर वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। ये हम लिखें तो हम लिख सकते हैं ए माइनस या सी माइनस ए। पी आर वेक्टर को क्या लिखा जाता है, पी आर वेक्टर को लिखा जाता है सी माइनस ए। सिमिलरली अगर हम लिखने जाएं
तो हम क्या लिखेंगे याद रखिएगा, हम लिखेंगे वेक्टर सी प्लस आर क्यू इज इक्वल्स टू वेक्टर बी। ऐसे लिखते हैं ना, दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब अगर आर क्यू वेक्टर निकालें तो उसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, आर क्यू को लिख देंगे वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। अब इन दोनों में देखा जाए तो पी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर क्यू, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, बराबर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, सी माइनस ए इज इक्वल्स टू बी माइनस सी। अब सी वाले एक तरफ दैट इज 2c और ये ए बी एक तरफ तो a प्लस बी हो गया। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। केवल करेक्ट चॉइस सुननी थी इसलिए बस रिलेशन सेट करना था इसमें। इस प्रॉब्लम को हम लोग देखें बच्चा लोग, तो एक डायमेंशन की सिंपल सी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्या कह रही है इस पर देखते हैं। कह रहे हैं एक वेव प्रोपोगेट हो रही है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मीडियम में, जिसका डिस्प्लेसमेंट y दिया हुआ है, y डिस्प्लेसमेंट है मतलब y का डायमेंशन, डायमेंशन में तुरंत लिखते चले l है, ठीक है। कह रहे हैं कि x टाइम है और x पोजीशन है, t टाइम है और ऐसे लिखा है। तो याद रखिएगा जो e के साथ होता है वो डायमेंशनलेस होता है, e के जो अंदर होता है वो भी डायमेंशनलेस होता है, सब डायमेंशनलेस होता है, खाली बाहर वाला बचता है। तो हम लोग पहला अप्रोच ही लेते हैं कि a की डायमेंशन जो है वो y इंटू टी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगी, फिर तो एल टी की पावर 2 हो जाएगी यहीं पर। तो डायमेंशन ऑफ ए एल टी स्क्वायर हो गया, इसलिए आंख बंद करके ही हम क्या लगा देंगे, एल टी स्क्वायर लगा देंगे। अगर मान लो कह रहे हैं कि इज नॉट डायमेंशनलेस, इसको हम पहले ही मानकर चलते हैं कि ये डायमेंशनलेस हो गया। कह रहे हैं सी का डायमेंशन टी के, तो ये सब कुछ डायमेंशनलेस है, तो बाकी सारे ऑप्शन देख लें तो टी बाई बी भी डायमेंशनलेस होगा, जो डायमेंशनलेस उसे 1 मानो, तो टी बराबर बी हो गया, मतलब बी का डायमेंशन टी के बराबर। तो ये कह रहे हैं कि बी का डायमेंशन एल के बराबर, पहला उड़ गया। अब दूसरा वाला देखते हैं, x बाई सी वो डायमेंशनलेस है तो उसको भी 1 के बराबर कर दो, तो x का डायमेंशन c के बराबर, मतलब c टेक्निकली l के बराबर होगा, और यहाँ कह रहे हैं c t के बराबर है, तो थर्ड भी गलत हो गया। इस तरह से पहले अप्रोच में ही इसका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। 36 नंबर की प्रॉब्लम अगर हम देखें तो उसमें क्या कह रहे हैं, प्रोजेक्टाइल का प्रॉब्लम है लेकिन कुछ घुमाया गया है। कह रहे हैं पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए विद वेलोसिटी u√2 एट एन एंगल 45 टू हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। इट स्ट्राइक्स द प्लेन BC एट राइट एंगल, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द टाइम ऑफ इंपैक्ट। कह रहे हैं इस BC पर वो वहां से वेलोसिटी जंप करके वो टकरा रही है, लेकिन वो परपेंडिकुलरली टकरा रही है। थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी पार्टिकल यहाँ है और ऐसे यहाँ परपेंडिकुलरली क्या गया, टकरा गया। अगर परपेंडिकुलर टकराया है तो आप यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम आसान बन जाएगी। अगर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली तो आपकी जो परपेंडिकुलर लाइन थी वो कुछ ऐसे आ रही थी। जरा देखिए, अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होने वाला है, ये वाला एंगल इसी के पैरेलल हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसा हो गया तो जो एंगल टकरा रही है वो कितनी डिग्री पर है, 30 डिग्री। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक बात हम जानते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन होगी तो एक्स कंपोनेंट उसका सेम होगा। तो यहाँ देखिए u√2 है, इसका एक्स कंपोनेंट क्या कर लिखेंगे आप बताइए, u cos 45, u√2 होती है 45 पर बराबर बराबर, तो u√2 cos 45 1/√2 सिंप्लीफाई किया गया, आंसर कितना आया u, यानी कि इसका x कंपोनेंट कितना है u। तो यहाँ पर भी x कंपोनेंट वही होना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पर इनकी वेलोसिटी कितनी है, मान लें v, तो याद रखिएगा v cos 30 को हम क्या कर दें u के बराबर। cos 30 कितना है, √3/2 u, तो v की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, 2u/√3। एक आसान प्रॉब्लम है, x कंपोनेंट कभी नहीं बदलता, इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे हम इसका आंसर बना सकते हैं बहुत आसानी से, बिल्कुल कैलकुलेटिव नहीं है, कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं है, x कंपोनेंट कांस्टेंट कर देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है। वो कह रहे हैं कि एक टावर है जिसकी हाइट h है, उसको पार्टिकल उस वहां से पार्टिकल को 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका गया है। टाइम टू हिट द ग्राउंड इज 3 टाइम्स दैट टाइम टू रीच इट बाय हाईएस्ट पॉइंट, हाइट ऑफ टावर इज h, द वैल्यू ऑफ h इज। कह रहे हैं एक टावर है, टावर से आपने क्या किया है, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया है। तो जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, ग्राउंड तक आया, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम ले रहा है उसको आप t1 कह दें, और जो पूरा टाइम ले रहा है उसे आप t2 कह दें। t1 टाइम टू टॉप मोस्ट पॉइंट और t2 टोटल टाइम। करें जो टोटल टाइम है उस टॉप मोस्ट पॉइंट का 3 गुना है, ये रिलेशन बता रहा है। t2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ t1, तो यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे। t1 की वैल्यू देखिए क्या होगा, u/g, और t2 जिनको ना याद हो फॉर्मूला याद रखिए, सीधा ऊपर नीचे वाला क्वाड्रेटिक ना बनाए। देखिए ऐसे लिखिए, u² + 2gh प्लस u, ये रूट के बाहर है, डिवाइड बाई ग्रेविटी, सीधा रखें आंसर आएगा। यहाँ वैल्यू रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, u² + 2gh प्लस u/g इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ u/g। देखिए ग्रेविटी उड़ा दीजिए, रूट को सिंप्लीफाई करें, u² + 2gh प्लस u इज इक्वल टू 3u, सिंप्लीफाई करो, u को उधर भेजो, 2u करो, स्क्वायर करो, तो u² + 2gh, सीधा स्टेप कर रहे हैं, यहाँ u इधर गया, 2u हुआ, इसलिए 4u², 4u² में इधर सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो 2gh इज इक्वल टू कितना आ गया जरा सोचिए, 3u²। अब सिंप्लीफाई करके h की वैल्यू बताते हैं,
3 यू स्क्वायर देखिए 5 का स्क्वायर, और ये 2g 20, देखिए 3 इंटू 25/20 75/20, और सिंप्लीफाई करने पर ये आंसर आ जाएगा 3.75। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बोनस आइडिया भी हम दे रहे हैं कि अगर पार्टिकल को हाइट से ऊपर की तरफ फेंका जाए तो यू स्क्वायर प्लस 2gh प्लस यू बाई जी, नीचे की तरफ फेंका जाए तो बस यहाँ माइनस लगा देना, यू स्क्वायर प्लस 2gh माइनस यू बाई जी, सीधा आपको टाइम मिलेगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ना क्वाड्रेटिक बनाओ ना कुछ बनाओ। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है एलएलएम का, ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम आने चाहिए। कह रहे हैं कि स्मॉल ब्लॉक है जिसका मास m है, उसे प्लेन के ऊपर रखा गया है, लेंथ l है, एक फोर्स F अप्लाई किया गया है जैसा दिखाया जा रहा है। कह रहे ब्लॉक को A से मतलब पूरे ब्लॉक को पार करने में कितना टाइम लगेगा, A वाले ब्लॉक को B वाले ब्लॉक से। तो B की लेंथ दी है L, पूछा टाइम कितना लगेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसमें, रिलेटिव, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक स्लिप हो रहा है, कहना दूसरे ब्लॉक को पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो रिलेटिव मोशन की चर्चा हो रही है, तो रिलेटिव मोशन यहाँ पर आप यूज करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखिए, पहले हम एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो एलएम वाला लॉजिक लगाते हैं, यहाँ पर F/2 आ जाएगा, यहाँ पर F/2 आ जाएगा, क्योंकि टेंशन है इस रस्सी से दोनों हिस्सों में बढ़ जाएगा। इधर की तरफ F/2 रहेगा, इधर की तरफ भी F/2, दोनों ब्लॉक को बराबर बराबर फोर्स खींच रहा है। तो पहले वाले फोर्स का एक्सलेशन ए उसको कह रहे हैं, तो उसको निकालते हैं F/2 ऑफ m हो जाएगा। दूसरे वाले ब्लॉक का एक्सलेशन F/2 ऑफ 2m हो जाएगा, तो F/4m हो जाएगा। यहाँ देखिए पहला वाला ब्लॉक ज्यादा तेजी से चल रहा है, दूसरा वाला ब्लॉक धीमे धीमे चल रहा है, इसलिए ये कंडीशन लगाई जा सकती है कि पहला वाला ब्लॉक दूसरे वाले ब्लॉक को पार कर जाएगा। अगर कहीं इसका एक्सप्रेशन ज्यादा होता तो ऐसा कभी ना होता। तो जरा देखिए हम क्या लगाएंगे, s रिलेटिव u रिलेटिव t प्लस हाफ ऑफ a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। रिलेटिव एक्सप्रेशन सेम डायरेक्शन में सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो इनकी रिलेटिवली डिस्टेंस कितनी है l, इसको दोनों चलते हुए ब्लॉक से और इसको यहाँ पर पहुंचना है, मतलब l लेंथ ट्रेवल करना है। इनिशियल वेलोसिटी दोनों कोई थी नहीं, जीरो कर दिए। रिलेटिव एक्सप्रेशन निकालने के लिए दोनों एक्सप्रेशन को घटाना पड़ेगा, तो F/2m माइनस F/4m इंटू टी स्क्वायर। सोल्यूशन बनाया गया, L की वैल्यू आ गई, यहाँ F/4m सॉल्व हुआ, 1/2 F/4m इंटू टी स्क्वायर सॉल्व किया गया। तो T की वैल्यू देखिए कितनी हो गई, 8 ml/f और √2 में। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। ये प्रॉब्लम एक एलएलएम की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उसी में फ्रिक्शन जोड़ा गया है। कह रहे हैं एक ब्लॉक है 200 kg का, उसे ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है इंक्लाइन वेज पे 45 डिग्री पर, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दिया हुआ है। कह रहे हैं एक पर्सन 500 न्यूटन का ही फोर्स लगा सकता है, तो कितने आदमी चाहिए होंगे इसको ऊपर की तरफ खींचने के लिए। तो हमें क्या करना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम पे ध्यान देना है। एक ब्लॉक है, नीचे की तरफ क्या लगेगा बताइए, mg sin थीटा, थीटा की वैल्यू 45 प्रोवाइड कर दी गई है, नीचे की तरफ mg cos थीटा, ऊपर की तरफ नॉर्मल। और जब इसे ऊपर की तरफ खींचा जाएगा, टेंडेंसी मोशन की ऊपर की तरफ रखी जाएगी, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। यहाँ पर आपने फोर्स लगाया जो n टाइम्स ऑफ f है कुछ। तो अगर देखा जाए n जहां नंबर ऑफ पर्सन है, सारे फोर्स बराबर कर दीजिए, जैसे ही फोर्स बराबर होंगे बॉडी ऊपर चलने की तरफ टेंड होगी। तो यहाँ हो जाएगा mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन। इसको सॉल्व किया तो n पता नहीं, पर जो फोर्स लगाएंगे एक आदमी 500 न्यूटन का लगा रहा है, यहाँ 200 kg है, ग्रेविटी 10 है, साइन 45 हो गया। म्यू की वैल्यू देखिए कितनी है, म्यू है हमारा 0.5, तो 0.5 हुआ, mg वही आपका हुआ 200, ग्रेविटी 10 और cos 45। यहाँ पर मजेदार बात है, sin 45 cos 45 की वैल्यू बराबर है, उन्हें बाहर ले सकते हैं आप। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो गया 2000, इसको सॉल्व करेंगे तो 1000, और इसके बाहर 1/√2 डिवाइड बाई 500 कर दें, n की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। सॉल्व किया देखिए यहाँ कितना है 3000/500 दैट इज 6/√2, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर दें और आंसर बताएं तो आएगा 3√2। अब √2 का मतलब 1.4 मल्टीप्लाई किया गया तो कितना आया 4.2। 4.2 तो आदमी चाहिए नहीं, आदमी को तो बांटोगे नहीं, तो सीधा 5 आदमी लगा दो। जब कभी इस तरह का अप्रोक्सीमेशन किया जाता है, जैसे आदमी रिक्वायर्ड हो, प्लैंक रिक्वायर्ड हो, तो वहाँ एक बढ़ा के लगाया जाता है। कैपेसिटर रिक्वायर्ड हो तो वहाँ एक, अगर कभी फ्रैक्शन आ रहा है तो उसको नियरेस्ट इंटीजर पे रखा जाएगा, तो बढ़ा के रखा जाएगा, घटा के नहीं। देखिए इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग गौर से देखें तो ये प्रॉब्लम क्या कह रही है, कह रही है कि कार है जिसका मास 12.5 kg है, वो 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, उसका इंजन 30 किलोवाट पावर डिलीवर कर रहा है, जबकि रेजिस्टिव फोर्स 750 न्यूटन है। तो मैक्सिमम एक्सलेशन जो कार को दिया जा सकता हो, देखिए इंजन जो पावर डिलीवर कर रहा होगा वो लॉस भी कर रही होगी, चला भी रही होगी। तो अगर हमें फोर्स ड्यू टू ट्रक निकालना हो तो वो कितना होगा, तो फोर्स ड्यू टू ट्रक इनटू वेलोसिटी इक्वल्स टू जो इसकी लॉस हो रही है, मतलब जो इसकी एनर्जी टोटल कंज्यूम हो रही है वो। तो ट्रक का जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी कितनी है बताइए 30, यहाँ 30 इंटू 10⁻3 सिंप्लीफाई किया गया, तो ट्रक फोर्स इसमें कितना लगा रहा है बताइए 1000 न्यूटन का। इसमें से 250-750 न्यूटन तो लॉस हो रहा है। तो अब हमसे पूछा जाए कि इसको कितना एक्सलेशन प्रोवाइड किया सकता है, तो पहले एफनेट निकालेंगे। एफनेट निकालने के लिए 1000 माइनस 750 कर देंगे, 250 न्यूटन आ जाएगा। तो
तो अगर हमारा एक्सेलरेशन आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। 250 डिवाइडेड बाई इसका जो मास है 1250, सिंप्लीफाई किया गया 1/5। तो एक्सेलरेशन इसका कितना है जरा देखिए, 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो इस इंजन को प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इस प्रॉब्लम को बच्चा लोग हम लोग देखते हैं, ये सर्कुलर मोशन को कंबाइन किया गया है, वर्क एनर्जी पावर का भी इस्तेमाल कर सकते हो उसमें। फ्रिक्शनलेस ट्रैक है इसलिए फ्रिक्शन तो कहीं है नहीं। कह रहे हैं क्यूब है जिसका मास m है, उसको स्टार्ट किया गया है किसी पोजीशन 1 से 4r की हाइट से, और कह रहे हैं कि जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचता है घूम के लूप पर तो कितना फोर्स जनरेट होगा। तो याद रखिएगा जब एज होता है तो 2.5 r से ज्यादा है तो वो रूल कंप्लीट कर लेगा। तो ये इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं क्यूब है जिसका मास m है, उसको पॉइंट ए से गिराया गया है, वो 4r की हाइट से गिराया गया है, और वो कह रहे हैं कि वो क्यूब स्लाइड डाउन करता है फ्रिक्शनलेस ट्रैक पे और उस लूप को कंप्लीट करता है, तो ट्रैक पर फोर्स कितना होगा। तो आप जानते हैं कि जब हाइट 2.5 ऑफ r से ज्यादा हो तो वो लूप कंप्लीट कर लेगा। तो चौथा ऑप्शन तो खत्म हो गया कि क्यूब लूप को कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा, ये तो क्लियर है। अब नॉर्मल फोर्स कितना जनरेट होगा इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल फोर्स नीचे लगेगा कॉन्टैक्ट सरफेस से, नीचे की तरफ ही mg लगेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स ये दोनों मिलकर दे देंगे। तो अगर हम देखें तो नॉर्मल फोर्स एट दैट पॉइंट इज इक्वल्स टू mg बराबर mv² r। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, mv² r माइनस mg। किसी तरह से अगर आप v निकाल पाए इस पॉइंट पर तो आप क्या कर सकते हैं, आप नॉर्मल फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और v कैसे निकाला जाए, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। यहाँ देखो ये दूरी कितनी होगी टोटल 2r, तो ये बची कितनी 2r। तो हम सारी पोटेंशियल एनर्जी को सॉल्व करके लगा सकते हैं कि अगर हम इसे जीरो एनर्जी स्टेट माने या इसे जीरो एनर्जी स्टेट माने तो यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 2r हो जाएगी। बस वही सीधा v वहां से निकाली जा सकती है। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 mv² इज इक्वल्स टू mg इंटू 2r। बाकी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, m से मुड़ा दो, v² की वैल्यू 4gr हो गई, यहाँ रख दो। v की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, सीधा v² रख दो। तो n की वैल्यू m/r, v² की वैल्यू 4gr हो गई, माइनस mg हो गया, r से r खत्म हो गया, 4mg माइनस mg दैट इज 3mg। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू एट दैट पॉइंट कितनी हो गई 3mg। पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे अगर हम बात करें, देखिए इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं, एक रोटेशनल का सुंदर सा प्रॉब्लम है। करें दो आइडेंटिकल डिस्क हैं जिनका रोटेशनल इनर्शिया हमें दिया है, रोज विदाउट स्लाइडिंग अक्रॉस हॉरिजॉन्टल फ्लोर। एक दोनों डिस्क क्या हो रही हैं, किसी एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर स्लाइड कर रही हैं। तो डिस्क ए की अगर हम बात करें, जो हमारा पहला डिस्क है डिस्क 1, तो उसके लिए देखा जाए तो हाफ ऑफ mv² 1 प्लस k²/r², इसकी टोटल एनर्जी होगी। दूसरे वाले की भी यही होगी। तो टोटल एनर्जी को हमने लिख दिया, सोल्यूशन बनाया तो 1/2 mv², मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 हो जाएगा k²/r²। सॉल्व करेंगे तो 3/4 ऑफ mv² होगा। टेक्निकली देखा जाए तो डिस्क 2 की भी एनर्जी इतनी ही है, लेकिन जब ये किसी इंक्लाइवेज पर चल रहे हैं तो उसमें पहली डिस्क तो पूरी एनर्जी इस्तेमाल करेगी, घूमते ही वो आगे बढ़ रही है। दूसरी डिस्क के साथ क्या हो रहा है कि दूसरी डिस्क फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन पर रोल अप हो रही है, जिसकी वजह से वो अपनी रोटेशनल एनर्जी को यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं कर पा रही होगी, केवल ट्रांसलेशनल एनर्जी जो उसको मिला है उसी से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही होगी। तो देखा जाए तो पहले डिस्क के लिए क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 3/4 ऑफ mv² इज इक्वल टू mgh, इक्वेशन नंबर 1 फॉर फर्स्ट डिस्क। दूसरी डिस्क केवल ट्रांसलेशनल एनर्जी का इस्तेमाल करेगी, तो यहाँ ये पॉइंट लिख लीजिए, डिस्क 2 यूज ओनली काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वो फ्रिक्शनलेस सरफेस से घूम नहीं पा रहा है दूसरा डिस्क हमारा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, उसकी जो एनर्जी अवेलेबल होगी वो हाफ ऑफ mv² होगी। तो mgh2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, डिवाइड mg उड़ा दीजिए, m से उड़ा दीजिए, 2 दूना 4 कर दीजिए v² से, v² क्योंकि स्पीड दोनों की सेम थी। h1/h2 क्या आ जाएगा, h1/h2 आ जाएगा हमारा 3/2। सॉल्व करेंगे तो h2 की वैल्यू 2/3 ऑफ h1 है, तो हम इसको सॉल्व करने के देखिए 2/3 ऑफ 12 हो गया। तो यहाँ देखिए 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन कौन सा है 8 सेंटीमीटर। अच्छा इसको ऐसे भी लगा सकते हो लॉजिक कि 12 सेंटीमीटर से तो कम ही होगी क्योंकि कम एनर्जी उसको मिल रही है। तो सीधा आंसर बिना सॉल्यूशन बनाए भी 8 सेंटीमीटर बता सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में ऐसे ऑप्शंस हैं जो 8 सेंटीमीटर को ही करेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं एक बांस है जो 4 kg का है, वो किसी स्टील वायर से सस्पेंड किया गया है जिसकी लेंथ 5 मीटर है पेंडुलम के अरेंजमेंट में, और कह रहे हैं कि मास एक साइड से मूव किया जा रहा है और रिलीज कर दिया जा रहा है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। तो वायर जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो उस सिचुएशन में वायर में कितना एक्सटेंशन हुआ है। वायर की लेंथ दे दी गई है कितनी, याद रखिएगा 5 मीटर, और ये फिक्स्ड एंड दिखाया गया है, यहाँ से उसे छोड़ा गया है, जब यहाँ पर आ रहा है तो कितना एक्सटेंशन होगा। तो अगर देखा जाए तो ये सर्कुलर को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए टेंशन होगा, नीचे mg होगा, तो T बराबर देखिए क्या हो जाएगा mg प्लस mv² भैया,
अगर देखा जाए तो V की वैल्यू 2GH हो जानी चाहिए या 2RG हो जानी चाहिए। तो R से R खत्म, देखिए यहाँ 3mg आ गया। तो बॉटम पॉइंट पर टेंशन कितना आ गया? 3mg। यही जो 3mg है वो क्या कर रहा होगा? इस तार को खींच रहा होगा। अब मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है तो इसी को यंग मॉडुलस से सॉल्व करने जाए तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। यहाँ टेंशन है, टेंशन बाय एरिया हो गया। ठीक है, ऊपर आ जाएगा आपका लेंथ डिवाइड बाई चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ निकालना ही है तो टेंशन इंटू लेंथ, एरिया इंटू यंग मॉडुलस। तो टेंशन देखिए हमारा कितना है यहाँ पे? 3mg। 3 उस ब्लॉक का मास दिया है 4, ग्रेविटी हो गई 10, लेंथ हो गई 5, एरिया हमें दिया है क्या? तो कह रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 mm², 2 इंटू 10⁻⁻6। यंग मॉडुलस इसमें कितना हो गया याद रखिएगा? यंग मॉडुलस दिया है 2 इंटू 10⁻11। सॉल्व करते हैं सब कुछ। यहाँ कर देते हैं 2, ये 2 हो गया, 10 हो गया, 2 से 2 और कट कर देते हैं, 15 हुआ। सिंप्लीफाई करते हैं, 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए 10⁵ हुआ, ऊपर भेज दिया गया 15 इंटू 10⁻⁻4। और सिंप्लीफाई कर लें तो ये 1.5 mm के आसपास आंसर पहुंच जाएगा। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे 1.5 इंटू 10⁻³ तो 1.5 mm आंसर आ जाएगा। यहीं पर लिख लीजिए 1.5 इंटू 10⁻³ दैट इज 1.5 mm। ऑप्शंस नंबर्स मैच करके वहां से भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं तो ग्रेविटेशन का प्रॉब्लम है, केपलर्स लॉ लगाना है। कह रहे नियर द अर्थ सरफेस टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज 1.4 आवर, फाइंड इट्स टाइम पीरियड व्हेन इफ इट इज एट डिस्टेंस 4 आर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो सीधा लगा लीजिए, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कर लीजिए? आर क्यूब कर लीजिए। तो पहले वाले का कितना है? 1.4, बाद में कितना है पता नहीं, स्क्वायर। पहला रेडियस कितना है? पहला सरफेस पर है तो आर, दोबारा सेंटर से दूरी दी। याद रखिएगा सेंटर और हाइट में यहाँ थोड़ा ध्यान रखना होता है। इस बार वो कह रहे हैं इसलिए सिंप्लीफाई कर लिया गया, प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो जाएगी यहाँ पर। प्रोपोर्शनलिटी की जगह सीधा आप बराबर कर सकते हैं क्योंकि रेशियो ले रहे हैं। तो अगर सॉल्व करेंगे तो 1.4 बाई टी का होल स्क्वायर, दिस इज खत्म खत्म, 1/2 की पावर 6। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 1.4 बाई टी या 1/2 की पावर 3 आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं 1.4 इंटू 8 इक्वल्स टू टी हो जाएगा। तो टी की वैल्यू देखिए 8√2 हो जाएगी। टी इज नथिंग बट 8√2 क्योंकि रूट 1.414 √2 की वैल्यू। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8√2 आवर्स। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट चॉइस बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। कह रहे हैं थिन स्टील रिंग है जिसका इनर रेडियस आर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, फिटेड इनटू वुडन डिस्क ऑफ रेडियस आर। ठीक है, इफ यंग मॉडुलस ऑफ वाई देन टेंशन इन स्टील रिंग इज। एक स्टील रिंग है जिसका अंदर का रेडियस आर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया गया है और उसको किसी वुडन डिस्क पर जिसका रेडियस ज्यादा है फिट किया जा रहा है। तो उस सिचुएशन में कह रहे हैं कि यंग मॉडुलस वाई है तो इसका टेंशन स्टील रिंग में कितना होगा। तो जरा देखिए जब इसको फिट किया जाएगा छोटे रेडियस में तो बढ़ने की कोशिश करेगी, बढ़ने की कोशिश करेगी, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? स्ट्रेस जनरेट होगा। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमारे पास तरीका याद रखिएगा, हम जानते हैं कि यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस या टेंशन मान लो टेंशन बाई एरिया हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ बाई चेंज इन लेंथ हो जाएगा। तो टेंशन बराबर यंग मॉडुलस इंटू एरिया बाई लेंथ इंटू चेंज इन लेंथ हो जाएगा। अब देखिए यंग मॉडुलस और एरिया तो इन दोनों ऑप्शनों में है, इसमें नहीं है तो इनको ऐसे ही खत्म कर दीजिए, इन दोनों में कोई ऑप्शन होगा। तो अगर देखा जाए चेंज इन लेंथ कितना है तो चेंज इन लेंथ अगर हम देखें तो वो हो जाएगा इन रेडियसेस में डिफरेंस, तो r माइनस आर हो गया। अच्छा ओरिजिनल लेंथ की बात करें तो वो तो स्मॉल आर ही होने वाला है। तो इस तरह से देखा जाए यंग मॉडुलस इंटू ए आर माइनस आर बाई स्मॉल आर, टेंशन की वैल्यू आ गई। तो ये बड़ी आसानी से हम क्या कर सकते हैं? सेकंड ऑप्शन को पूरी तरह से करेक्ट कर सकते हैं, पहले वाले को कट कर सकते हैं। इस तरह से बचे हुए प्रॉब्लम्स जो थे वो हम लोगों ने क्या कर लिए हैं? सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट जैसे ही टेस्ट होता है वैसे ही मंडे को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके साथ में भी एक्सपेरिमेंटल स्किल्स पे जो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है उनके वीडियोस भी अपलोड किए जा रहे हैं, उनको भी आप देखते रहिए। और एक्सपेरिमेंटल स्किल्स जो रहते हैं, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल रहते हैं, उनको आप आसानी से वहां पर समझ सकते हैं। थैंक यू।